हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अजय सिंह। कल का जो छूटा हुआ टॉपिक था, जो हम लोगों ने कल प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, तो जो कल से बचा टॉपिक था उसको आज मैं आगे के लिए बताऊंगा आपको। कल मैं बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ा करके हम लोग रुक गए थे। आज हम प्रगतिशील शिक्षा को देखेंगे और प्रगतिशील शिक्षा के बाद बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा दोनों में क्या अंतर है या दोनों में क्या समानता है, इसकी सारणी आज ही मैं इसमें प्रस्तुत करूंगा। और ये सारणी प्रस्तुत करने के बाद हम बारी आएगी कि प्रश्न किस ढंग के पूछे जाते हैं, एमसीक्यू किस ढंग के बनते हैं, हम उस प्रक्रिया में पूरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दूं। अगर आपको आपने कल का वीडियो नहीं, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कल का वीडियो देखिए, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा मैंने बताया हुआ, उसमें प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसका क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। और बाल केंद्रित शिक्षा इसी क्षेत्र का क्या है, एक हिस्सा है। जो बाल केंद्रित शिक्षा इसी का क्या है, एक हिस्सा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसकी बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, नींव है। कहना चाहें कि अगर हमें बहुत बड़ा घर बनाना है तो पहले बाल केंद्रित व्यवस्था जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, नींव की व्यवस्था, बेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात, प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो 20वीं शताब्दी आती है हमारे बीच में, जिस समय एक शैक्षिक आंदोलन आता है जो पारंपरिक शिक्षा, रटंत शिक्षा के विरुद्ध है, जिसमें एक विद्रोह होता है। और वो सोच लाते हैं हमारे बीच में जॉन डीवी। अगर कहीं पर प्रश्न भी आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो हमारे बीच में एक ही आंसर निकल करके आता है, जॉन डीवी। कहीं पर हो सकता है जीन जैक्स रूसो मिले, लेकिन वो पूरी तरह से वर्तमान में जॉन डीवी का ही नाम आता है, जीन जैक्स रूसो का नाम नहीं आता है। ठीक है, अगर दूसरे नंबर में अगर कहीं पर बात आती है कि भारत में, कहां पर, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है, तो वो नाम आता है गिजू भाई बधेका का। अगर भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जोरदार समर्थन करने वाले या उसके जनक भारत में, तो वो नाम आता है गिजू भाई बधेका। उनकी जो रचित पुस्तक है दिवा स्वप्न, उस दिवा स्वप्न में उन्होंने बच्चों के अनुसार ही कार्य किया है, या उनको उन्हीं के रुचि के अनुसार उनको पढ़ाने का काम किया है, जिसके लिए उन्होंने पहली विधि कहानी विधि अपनाई थी। अगर आपको ये गिजू भाई बधेका भी देखना है तो मेरी वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, डॉक्टर रिजोन विद डॉक्टर अजय सिंह में आप देखेंगे तो उसमें सारे वीडियोज पड़े हैं, जिसमें 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 दार्शनिकों का नाम आएगा जो बाल केंद्रित शिक्षा में अपना योगदान दिए, प्रगतिशील शिक्षा में अपना योगदान दिए, उससे संबंधित वीडियो पूर्व में ही क्लास में बना करके डाल दिया गया है। जिसमें से पहला नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा नाम आता है मैडम मारिया मांटेसरी, तीसरा नाम आता है क्या बोलते हैं, गिजू भाई बधेका, महात्मा गांधी। इनसे संबंधित सारे वीडियो जो हैं, बच्चों के लिए इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं किया हैं, वो मैंने क्लास में पहले से ही उपलब्ध करा दिया है। वीडियो जिसमें पड़े हुए आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें कि जो प्रगतिशील शिक्षा क्या है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है करते करते सीखना ही क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें केंद्र बिंदु बच्चा है, यहां पर टीचर मार्गदर्शक है, सीखना इसमें खेल, प्रोजेक्ट, ग्रुप के माध्यम से होता है। हर बच्चे की रुचि और स्पीड क्या है, अलग अलग होती है। वहीं पर प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया कि यहाँ पर का उद्देश्य क्या है कि रटना नहीं, करना है। यहाँ पर शिक्षक का काम डराना नहीं, क्या है, रुचि जगाना है। टीचर यहाँ पर बोलना नहीं, शांत रहना है। मार्गदर्शक बनकर के क्वेश्चन ऐसे खड़ा करना है कि बच्चा बोले या बच्चा कार्य करने के लिए क्या हो, आगे बढ़े। वहीं पर अगर हम बात करें कि शिक्षक इसमें किताब के माध्यम से ना पढ़ाए, असली जीवन के माध्यम से क्या करे, पढ़ाए। कल वीडियो में मैंने पूरा बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ बताया है, लेकिन इसको फिर हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो करते करते सीखें वो क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है। अब यहीं पर हम बात करें थोड़ा सा, क्योंकि इसके जो प्रणेता हैं वो कौन है, जॉन डीवी हैं। जब जॉन डीवी के जो विचार हैं वो कौन कौन से हैं, इसके की आइडियाज क्या हैं, जिससे प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के लिए उपयोगी है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो जॉन डीवी का पहला विचार है कि शिक्षा जीवन के लिए है, जीविका के लिए नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना, शिक्षा किसके लिए है, जीवन के लिए है, जीविका के लिए नहीं है। एडुकेशन इज फॉर लाइफ, नॉट फॉर लिवलीहुड। कहने से तात्पर्य क्या है कि यहां पर जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के जीवन के लिए हो, जीविका के लिए नहीं हो। हम यहां कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं हो, बल्कि बच्चे को पूर्ण मानव बनाना हो। पूर्ण मानव से तात्पर्य है कि एक मानव के
जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को वो क्या करे, फॉलो करे। आज की स्थितियां हमारे देश में ऐसी बन चुकी हैं, हम देखते हैं कि बच्चा ज्यों ही बच्चे का उद्देश्य ही होता है शिक्षा किस लिए ले रहा है, जीविका चलाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाते ही अपने माता पिता भाई बहन सबसे अलग हो जाता है। इतना ही नहीं, अलग होना तो अलग बात है, लेकिन वो इन लोगों से मतलब भी नहीं रखता, सारे संबंध खत्म कर देता है। और यहां तक कि आज की स्थितियां देखने में आती हैं कि बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद, विदेश में रहने के बाद, इकलौता होने के बाद, वो अपने देश में, अगर भारत का है और भारत में उसके माता पिता निवास कर रहे हैं और वो नौकरी करने कहीं अदर कंट्रीज में चला गया है, अब उनकी डेथ होने पर भी उन्हें देखने नहीं आता है। इससे तात्पर्य यही है कि बच्चा जो शिक्षा है वो जीवन जीने के लिए हो, जीविका चलाने के लिए नहीं होनी चाहिए, अर्थात जीवन के लिए हो। बच्चे को क्या बना है, पूर्ण मानव बनाना है। एक मानव के जो कर्तव्य हैं उनको क्या करना है, लागू करना है, उनको अपनाना है, और उसी आधार पर क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि पूर्ण मानव बनाना होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं कि दूसरा इनका जो विचार है वो क्या है, बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने से तात्पर्य है कि आप जो बच्चे को रटा रहे हो, कैसे रटा रहे होते हैं स्कूलों में, आप जानते हैं, प्राइमरी में होली पर निबंध लिखो, दीपावली पर निबंध लिखो, है ना, रक्षाबंधन पर निबंध लिखो। इतना ही नहीं, कहते गाय पर निबंध लिखो। अरे रटा क्यों रहे हो? गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमारी माता है। अरे रटाना क्यों है भाई, सीधा करके दिखाओ, फील्ड पर उतर जाओ, दिखाओ ये गाय है, रटाना नहीं है, समझाओ ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है। इतना ही नहीं, इसमें क्या करें, इसमें क्या करना है, अब जो बच्चे ने किया है उसके बारे में उससे पूछो, रटाना नहीं है। होली में क्या होता है, दीपावली में क्या होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना कि बच्चे को रटना ना पड़े, बच्चा करके सीखे। अब जैसे मान लो यहीं पर हमें बच्चे को पढ़ाना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ाना है, तापमान के बारे में पढ़ाना है। अब जब तापमान के बारे में पढ़ाना है तो किताब से पढ़कर कितना देखेगा। यहां से तात्पर्य है कि बच्चा क्या करे, हाथ पैर हिला करके सीखे। अगर बच्चे को तापमान सिखाना है, पौधों का जीवन चक्र सिखाना है ना, मापन सिखाना है, तो उसको रटाना क्यों है, वैसे कार्य कराओ ना। तापमान सिखाना है, पानी गर्म करवाओ, थर्मामीटर दे दो, देख लो कितना टेम्परेचर गर्म है। अगर मापन सिखाना है तो रटाना क्यों है, उसको दे दो, सामान दे दो, तराजू दे दो, तौल तौल कर क्या करो, बताओ, मतलब करना है। अगला जो विचार है कि शिक्षा जीवन है, जीवन की तैयारी नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। मतलब शिक्षा क्या है, जीवन है, जीवन की तैयारी नहीं है, भविष्य के लिए नहीं देखना है, वर्तमान में क्या करना है, जीना है। शिक्षा भविष्य के लिए नहीं होनी चाहिए, कल के लिए तुम तैयार नहीं, आज के लिए जियो, कल के लिए जीने की आवश्यकता नहीं है। यही के पर अगर हम बात करें कि जो व्यवस्थाएं हैं ना, क्योंकि कल के लिए नहीं से तात्पर्य क्या है, जीवन की तैयारी मतलब कल के लिए, उससे तात्पर्य नहीं, क्योंकि हम देखें जो विद्यालय है वो क्या है, लघु समाज है। जब लघु समाज है तो हमें क्या करना है कि सारी व्यवस्थाएं संगठित करना है, जहां पर बच्चे का सहयोग, नेतृत्व, समस्या समाधान, ये सारी चीजें क्या हैं, सीखनी चाहिए। कल के लिए नहीं, आज के लिए। जब आज बच्चा सीखेगा तो कल के लिए अपने आप तैयारी हो जाएगी। मतलब जो हमें कल बनना है, जिसकी तैयारी के लिए हम परेशान रहते हैं, वो आज से करना शुरू कर देंगे तो फ्यूचर की तैयारी अपने आप क्या है, हो जाएगी। अगली बात करें, कह रहे जो पाठचर्या है ना, बच्चे के अनुभवों पर क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस। कहने से तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है, करिकुलम है, वो किसके आधार पर होनी चाहिए, बच्चे के अनुभवों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। कहने से तात्पर्य यहां पर क्या है कि जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के दैनिक जीवन से क्या है, जुड़ा हुआ। बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा होने से तात्पर्य है कि वह पाठ्यक्रम जो बच्चा अपने जीवन में रोज कार्य कर रहा हो, रोज प्रयोग में कर रहा हो। जैसे मापन सिखाना है तो ऐसा हो, ये नहीं कि तुम ये नियम पढ़ लो, ये थ्योरी पढ़ लो, उसको सिखाओ। क्या सिखाओगे कि कितनी रोटी खाना है, ऐसे एग्जाम्पल देना है, गिनती करना है, कुछ भी करना है, व्यवहारिक जीवन से क्या करना है, जोड़ना है। ये तो थे इनका विचार। अब हम यहां पर थोड़ा सा देखें कि जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, इसके सिद्धांत क्या हैं। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो बाल केंद्रीय शिक्षा आप लोगों ने कल पढ़ा उसके सिद्धांत, और जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके सिद्धांत, आज इनमें दोनों में आपको समानताएं देखने को मिलेंगी। दोनों लगभग एक ही तरह से कह रहे होंगे कि बच्चों को कैसे सिखाना है।
ठीक है। अब हम अगर बात करें हम इसमें पहले सिद्धांत की, बच्चे की रुचि एवं आवश्यकता केंद्र में होनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चे की रुचि एवं आवश्यकता केंद्र में होने से तात्पर्य है कि हमें जो कुछ भी सिखाना है वो बच्चे की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार हो। पहले बच्चे की क्या करना है, रुचि जागृत करना है, उसकी आवश्यकताओं को देखना है। मान लो 1 मिनट के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है। जब वर्ल्ड कप चल रहा है तो हर बच्चे का इंटरेस्ट किसमें, लगभग बच्चों का इंटरेस्ट क्रिकेट में है। क्लास में आपको मैथ पढ़ाना है, जब क्लास में आपको मैथ पढ़ाना है और बच्चे का ध्यान कहाँ है, क्रिकेट में है, तो आपसे बच्चों से पूछना है ये कि भाई साहब तुम्हें क्या पसंद है। अब बच्चा जो अब बच्चे ने कह दिया क्रिकेट पसंद है, अब पढ़ाना आपको मैथ है, तो फिर बताओ कैसे पढ़ाओगे। अब बच्चा अगर पढ़ने के लिए तैयार नहीं तो आप पढ़ाओगे तो निरर्थक हो जाएगा। वही हाल होगा कि बच्चों को तैयार किए बिना अगर उन्होंने पढ़ाने का कार्य करते हैं तो ठंडे लोहे में हथौड़ा मारने के बराबर है, जोर की आवाज आएगी, आप पढ़ाओगे वो निरर्थक हो जाएगा। तो कहने से तात्पर्य है कि पहले आपको बच्चे की जिज्ञासा को देखना है। जब जिज्ञासा को आप देखोगे तो अपने आप कार्य शुरू हो जाओगे। तो इस चीज को थोड़ा समझ लो। अगर बच्चे को मान लो, बच्चे की आपने रुचि जानी, बच्चे ने कहा कि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो अब तुम मैथ कैसे पढ़ाओगे, तो तुमको क्या करना है, उसी से शुरुआत कर देना है। अब अगर बच्चा क्रिकेट पसंद करता है तो तुमको गणित में लेकर रख देना है किसका, जो उसका पूछ लेना है कि तुम्हारा फेवरेट खिलाड़ी कौन है। अगर वो बताए जो भी उसका फेवरेट खिलाड़ी हो, विराट कोहली, मुझे लगता है इस आईपीएल में नहीं है, लेकिन जो भी खिलाड़ी हो, मैं ज्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं जानता हूं, तो उस नाम से शुरू कर दें जो उसका फेवरेट खिलाड़ी हो। लिखना है कि अगर इस टूर्नामेंट में विराट 50 रन बनाए और जीत के लिए 30 रन और चाहिए तो कुल कितने रन हुए। ऐसे सवाल जोड़ दो, बच्चा क्या करेगा, खुशी खुशी सीखेगा। मतलब वहां बच्चे का इंटरेस्ट भी शामिल है। ठीक है। कहने से तात्पर्य है कि बच्चे की रुचि को क्या करना, ध्यान में रखना है। दूसरी बात आएगी कि सीखने में सक्रिय भागीदारी। अब सीखने में सक्रिय भागीदारी से तात्पर्य क्या है, परंपरागत शिक्षा यही है ना कि जो बच्चा क्या करता है, निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है। जब तक मन लगता है, समझ में आता है, सुन रहा होता है, समझ में नहीं आता, सो जाता है टेबल में बैठ के। लेकिन जब बच्चे को यहाँ पर क्या करेंगे, एक्टिव रखेंगे, तो यहाँ पर उसको ग्रहण नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अनुभवों के आधार पर क्या करना है, सीखना है। तो अनुभव के आधार पर सीखने के लिए उसको कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करने लगेगा बच्चा तो नींद अपने आप क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो कहने से तात्पर्य क्या है कि सीखने में बच्चे को क्या करना है, सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करना है, या सक्रिय भागीदारी उसकी सुनिश्चित कर देनी है। यहाँ पर बच्चे का उत्तरदायित्व तो फिक्स कर देना है। तीसरी बात आती है, शिक्षक यहाँ पर क्या है, एक मार्गदर्शक है। अब मार्गदर्शक कैसे है, यहां पर शिक्षक आदेश देने वाला नहीं हो, निर्देशन देने वाला नहीं है कि तुम ये पढ़ लो, ये कर लो, मैं ये सुनूंगा, या ये ऐसे होता है। यहां पर सीधा मार्गदर्शन देना है कि अगर ऐसा ऐसा होता रहा तो आगे क्या होगा, सोचो। तुम क्या मतलब कुछ प्रश्न दे देना है। अब प्रश्न कैसे दे देंगे, साथ में प्रश्न दे देंगे कि जिससे बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाए, अपना दर्शन देखने के लिए मजबूर हो जाए। और साथ में अगर हम यहीं पर बात करें, फिर सहयोग भी करता रहे, क्योंकि दर्शन देख तो रहे हो तो क्या उचित है कि अनुचित है, इस बारे में क्या करना है, सहयोग भी करना है। ठीक है। अगली बात करें कि विद्यालय क्या है, एक लघु समाज है ना। अब जब विद्यालय एक लघु समाज है, इससे तात्पर्य क्या है, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज का जो मेन औपचारिक आधार है वो क्या है, विद्यालय ही है। अब यहां पर आकर के बच्चे को समाज के जो उत्तरदायित्व हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, उसको पूरा करने के लिए आप छात्र संसद बना दो, किसी को कभी मॉनिटर बना दो, संसद बना दो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मतलब कई नाटक करने के लिए आप क्लास में रख सकते हो। इतना ही नहीं, समाचार पत्र पढ़ने के लिए कह सकते हो, सहकारी दुकान आदि का संचालन करने के लिए कह सकते हो। मतलब जो सामाजिक क्रियाएं हैं उसको विद्यालय में लागू करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को दैनिक जीवन में होने वाले व्यवहार को क्या करते हैं, सिखा सकते हैं। अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करें, है ना, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इससे तात्पर्य क्या है कि बच्चे को क्या करना है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो क्या है, पूरे लोकतांत्रिक मूल्य से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक की जो वैल्यू है वो किन चीजों से है। वैल्यू भी अलग अलग है, प्राइस मतलब मूल्य वो नहीं, वो तो किसी वस्तु के उत्पादन और उसमें लागत से आधार पर होती है। वैल्यू मतलब अगर हम लोकतांत्रिक मूल्य की बात करें, सामाजिक मूल्य की बात करें, तो दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, सहिष्णुता, है ना, इंपैथी, सिंपैथी, ये सारी चीजें क्या हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं। तो बच्चे में क्या करना है, इसका विकास करना है। जो स्कूल है वो हमारा क्या है, छोटा समाज है। बच्चे सब मिलकर के साथ में काम करें, क्लास में किसको मॉनिटर बना है इसके लिए वोट करें और फैसला लें, एक दूसरे की सुने। क्लास का लीडर है, हर हफ्ते में चेंज करो, हर बार वोटिंग करवाओ।
सबकी बारी आए, सब लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए कि मुझे चुने इस बार, है ना। बच्चा सीखे कि लोकतंत्र में सबकी राय क्या है, मायने रखती है। इस आधार पर कहा गया लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करना है, विकास करना है। अगली अगर हम बात करें कि जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, इसका व्यवहारिक स्वरूप कैसे है। अब इसका व्यवहारिक स्वरूप हम देखेंगे तो 3 प्रकार से। पहला है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब बच्चों के सामने कोई समस्या रख देनी है तो पहले समस्या रखने से पहले कहना है कि तुम खुद समस्या पहचानो कि हमारे कॉलेज में कौन सी समस्या है। हो सकता है कॉलेज में एक समस्या निकल करके आ जाए, बच्चे समस्या की पहचान कर लें कि स्कूल में पानी की क्या है, बर्बादी हो रही है। तो फिर उसमें कहना कि अगर समस्या तुम पहचान गए हो तो समस्या का विश्लेषण करो। पहला क्या करना है, समस्या की पहचान हो गई कि पानी की बर्बादी हो रही है, तो फिर क्या करना है, विश्लेषण करो कि कहां कहां पानी बर्बाद हो रहा है। पहले समस्या की पहचान, फिर समस्या का विश्लेषण। पहले पानी की बर्बादी हो रही है तो कहां कहां हो रही है, और जब वहां वहां हो रही है तो उसके संभावित समाधान क्या क्या हो सकते हैं, इसको चुनो। कि मतलब नल ठीक करवाना पड़ेगा, जागरूकता अभियान रैली लानी पड़ेगी, बच्चों को सूचना देना पड़ेगा कि जो भी हाथ धोएगा या पानी पिएगा नल बंद कर देगा, खुला नहीं छोड़ेगा, मतलब कुछ भी करना हो। संभावित समाधान क्या होंगे। अब संभावित समाधान की लिस्ट बन जाएगी तो फिर क्या करना है, वो समाधान करना लागू कर देंगे। जब वो समाधान करना लागू कर देंगे तो फिर मूल्यांकन करना है, क्या पानी की बचत हुई कि नहीं हुई, ये प्रक्रिया अपनाएंगे। दूसरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, क्रियात्मक कार्य, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब कौन कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे। अब मान लो कि बच्चे को हम दिखाना है कि हमारे शहर में क्या क्या है, नगर पालिका कहाँ है, जो न्यायपालिका कहाँ है, फिर जो तरह तरह के ऑफिस, मेडिकल का सीएमओ ऑफिस कहाँ है, जिला अस्पताल कहाँ है। अगर ये सारी चीजें सिखाना है तो उसके लिए इनको रटाना नहीं, इस गली से जाओगी इतने किलोमीटर में दाएं बाएं ना, सीधा क्या करना है, क्रियात्मक कार्य, भ्रमण करवा दो, नगर का भ्रमण। जो टॉपिक रख दो हमारा शहर, टॉपिक रखने के बाद पूरा नगर घुमा दो। अब जब नगर घुमा देंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे भाई, नगर निगम जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, बाजार जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, जो भी नगर में होगा देखेंगे मौके मौके जगह पर। तो फिर ये भी कहना है कि जाना है तो अगर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों से बात करना है, पोस्ट ऑफिस गए तो पोस्टमैन से बात करना है, बाजार गए तो आम ग्राहकों से और आम दुकानदारों से बात करना है। मतलब विविध प्रकार के साक्षात्कार करने हैं। जब साक्षात्कार करने हैं तो फिर आकर के कहना है कि अब कॉलेज में क्या करो, तुम एक प्रदर्शनी लगाओ, और जैसा मार्केट में आप लोगों ने देखा है वैसा ही माहौल क्या करो, क्रिएट करो। तो बच्चा क्या करेगा, जो देखेगा, जो उसने किया वो उसको बहुत आसानी से कर लेगा। तीसरी बात आती है विषयों का एकीकरण। ये कल हालांकि मैं बता चुका हूं, विषयों का एकीकरण कैसे करेंगे। मतलब कि कोई भी टॉपिक होगा उसको एक विषय में गहन अध्ययन करेंगे, बाकी अन्य विषयों से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कल बात हुई थी इसके बारे में, लेकिन फिर से मैं आज बता दे रहा हूं कि मान लो कि उदाहरण हम लोगों ने ले लिया बारिश का, बारिश, बरसात, वर्षा, है ना। अब इस वर्षा को किसी विषय में गहन अध्ययन पढ़ेंगे। अब बाकी चीजों में क्या करना है, जानकारी रखेंगे कि इस विषय में भी ये जब इस बारे में इस ढंग से कार्य होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते चलें कि अगर विज्ञान की बात करें, किसके बारे में, विज्ञान के बारे में, तो बरसात के बारे में क्या बताएंगे कि बरसात कैसे होती है, वाष्प चक्र क्या होता है, बूंदें कैसे बनती हैं, साइंस की दृष्टि से बताएंगे। अगर यहीं पर अगर हम बात करें भूगोल में, किसमें, भूगोल में, किसमें, बारिश के हिसाब से क्या बताएंगे कि जो वर्षा का पैटर्न है वो हर राज्य में किस ढंग से है, हर देश में किस ढंग से है, जो कटिबंध है वो किस ढंग से वहां पर वर्षा होती है, शीत, शीतोष्ण, उष्ण, ये कटिबंध किस ढंग से वर्षा को प्रभावित करते हैं। भूगोल में हम ये बात करेंगे। कितनी वर्षा, कितने सेंटीमीटर वर्षा किस क्षेत्र में हुई, ये भी बात कर सकते हैं। अगर गणित में क्या करना है, गणित में वर्षा को पढ़ना है तो ग्राफ बनवाना शुरू कर देंगे, है ना। ग्राफ बनवाने से तात्पर्य भाई जोड़ घटाना, राज्य के नाम, किस राज्य में कितने सेंटीमीटर वर्षा, ग्राफ बनाना शुरू कर दो। जो आंकड़े हैं इस साल से मतलब आगे से लेकर के पीछे तक के उन आंकड़ों को बारे में गणित में क्या करेंगे, सीखना शुरू कर देंगे। टॉपिक एक ही है, बरसात, विज्ञान में अलग ढंग से, भूगोल में अलग ढंग से, गणित में अलग ढंग से। इतना ही नहीं, अगर कला में करना है तो फिर क्या करेंगे भाई साहब, बादल बनाओ, बारिश का ये क्या करो, चित्रण बनाओ। चलो ये तो हो गया। साहित्य में क्या करोगे भाई
अगर बरसात है तो साहित्य में बरसात को कैसे सीखोगे? कह देना सीधा, बरसात पर कविता लिखो, झिमझिम बरसा, है ना, ऐसी चीजें करके कविताएं लिखवाएंगे, साहित्य लिखवाएंगे, नाटक करवाएंगे, पानी से बचने के नाटक, बरसात में छतरी ले जाने के लिए किस ढंग से प्रेरित करेंगे, ये हो जाएगा। तो मतलब किस ढंग से काम करेगा। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें प्रगतिशील विचारधारा के प्रणेता कौन कौन से, मतलब प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन कौन से। तो पहला नाम आता है किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी वीडियो इस क्लास में पड़ी हुई है, महात्मा गांधी की भी वीडियो इसमें पड़ी हुई है। बची है तो किसकी? जिद्दू कृष्णमूर्ति की बची है। जहां तक कि जो बाल केंद्रित शिक्षा के भारत में जनक हैं गिजू भाई बधेका, उनकी भी वीडियो पूरी इस टॉपिक में पड़ी है। और मुझे लगता है कि शुरुआत ही इस चैनल की गिजू भाई बधेका जैसे टॉपिक से हुई है। पहला वीडियो गिजू भाई बधेका पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आप जब देखेंगे तो आपने वहां देखा होगा कि इन्होंने क्या किया था कि पश्चिम बंगाल से प्रकृति के वातावरण में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था शांति निकेतन। प्रकृति के गोद में, प्रकृति के सानिध्य में। और इनका विचार क्या था कि जहां मन क्या हो, भयमुक्त हो। यहां मन क्या हो, भयमुक्त हो, किसी प्रकार का शोर नहीं हो, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो, बच्चा ही बच्चा हो और बच्चे का सिर क्या हो, सबसे ऊंचा हो। इन्होंने कला, संगीत, नाटक, शिक्षण प्रक्रिया का क्या किया, प्रमुख अंग माना है। दूसरी अगर हम बात करें महात्मा गांधी, मुझे लगता है दूसरा वीडियो महात्मा गांधी का पड़ा हुआ है, हमारे लिए तो सोने में सुहागा होता जा रहा है। तो दूसरी बात करें हम महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, बुनियादी शिक्षा, जिसको हम लोग बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, उसी पर कहा बच्चा कार्य करते हुए सीखे और सीखते हुए कार्य करे, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। इन्होंने तो यह भी कहा शिक्षा क्या है, स्वावलंबी होनी चाहिए। अगर महात्मा गांधी के लिए कहें, इन्होंने कहा शिक्षा क्या हो, स्वावलंबी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने 3H की बात की कि बच्चे का 3H विकसित करना है। 3H क्या है, हेड, हैंड और हार्ट। इनकी परिभाषा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना। इन्होंने कहा कि हाथ, सिर और हृदय तीनों का समन्वय होना चाहिए। अगली बात आती है जे कृष्णमूर्ति की। इन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा उसमें तुलना या कहें प्रतिस्पर्धा, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में तुलना और प्रतिस्पर्धा दोनों नहीं चाहिए होनी चाहिए। बच्चे का यहां पर क्या विकसित होना चाहिए, आत्म ज्ञान विकसित होना चाहिए। ये समर्थक है बाल केंद्रित शिक्षा के, प्रगतिशील शिक्षा के। आगे हम देखें कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या समानताएं हैं। अब आता है महत्वपूर्ण बिंदु। जब हम बात करेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, पहले देख लेते हैं। क्या देखेंगे, समानताएं। जब दोनों में समानता आएंगे तो दोनों कहते हैं बच्चे को क्या करना है, केंद्र में रखना है। जो रटंत विधि है, इसका दोनों ने क्या किया, विरोध किया है। इन्होंने दोनों ने कहा कि अनुभव आधारित शिक्षा पर क्या करना है, जोर देना है। और जो शिक्षक की भूमिका है ना, इसमें क्या करना है, परिवर्तन कर देना। यहां पर शिक्षक तानाशाह नहीं होगा, बॉस नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, मार्गदर्शक होगा, सुविधाकर्ता होगा, समन्वयक होगा। इन्होंने कहा कि शिक्षा में शिक्षक की भूमिका में क्या करना है, परिवर्तन कर देना है। अब इन दोनों में जो अंतर है, और लगभग मुझे लगता है कि हर जगह पर आपको नहीं मिलेगा अंतर, वो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब जब अंतर की बात करेंगे तो हम पहले देख लेंगे कि एस्पेक्ट्स क्या है, पहलू क्या है। पहलू में एक तरफ देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरी तरफ देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा। पहली अगर बात आएगी कि फोकस, दोनों का निगाह कहां पर है, बाल केंद्रित शिक्षा में निगाह का किस पर है और प्रगतिशील शिक्षा में निगाह किस पर है। तो पहली बात करेंगे जब हम फोकस की, तो बाल केंद्रित शिक्षा में किसका, व्यक्तिगत बच्चे के विकास की बात की जाती है। और जब प्रगतिशील शिक्षा में समाज में बच्चे के विकास की जाती है कि राजा तो है लेकिन राजा किसके लिए हो। यहां पर बच्चा राजा है लेकिन राजा है तो किसके लिए, समाज के लिए होना चाहिए। ये अंतर है दोनों। दूसरी बात करता है कि दोनों का दार्शनिक आधार क्या है। तो यहां पर मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं पर।
बच्चा यहीं पर स्वयं सीखता है, ऐसा आधार माना जाए। यहां पर बात करें कि समाजशास्त्र एवं दर्शन शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है कि समाजशास्त्र और दर्शन के हिसाब से बच्चे का क्या हो, विकास। अगला अंतर देखें तो दोनों का लक्ष्य क्या है, तो जो बाल केंद्रित शिक्षा उसका लक्ष्य है कि बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं का अधिकतम विकास करना है, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा में क्या बात करता है कि लोकतांत्रिक नागरिक क्या है, तैयार करना है जो पूरे समाज के काम में आए, यहां पर सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए काम आए। अगले अंतर की बात करते हैं कि दोनों के लिए व्यवस्था क्या है, तो बच्चे की स्वनिर्देशित गतिविधियां हैं, स्वयं बच्चा सीखेगा, करके सीखेगा, है ना। यहां पर कहते हैं कि नहीं, सामूहिक परियोजनाओं के माध्यम से एवं समस्या समाधान के माध्यम से बच्चे को क्या करना है, सिखाना है। अगला अंतर है जो समाज से दोनों का संबंध क्या है, तो यहां पर देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से कम जुड़ा हुआ है। क्यों कम जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारी चीजें कैसी हैं, व्यक्तिगत बच्चे के विकास की बात करती हैं। और यहां पर बात करें कि विद्यालय को ही छोटा समाज समझ लिया गया है, मतलब यहां पर क्या समाज से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि विद्यालय को ही इन्होंने क्या किया, समाज कह दिया। अब इन दोनों में ये टॉपिक समझने के बाद अगर अभी भी किसी को कहीं पर डाउट है, आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। अब आगे बताइए, अब क्या इससे संबंधित आपको एमसीक्यू चाहिए या किस ढंग से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं? अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी आपको 10, 20, 15 जो कहेंगे आपको मैं दूंगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कर लें और कमेंट करें। थैंक यू।